इंटरमीडिएट साल दुवम मियार अदब उर्दू बराए ज़बान दुवम वीडियो सबक अज डॉक्टर शेख नियाजुद्दीन साबरी गेस्ट लेक्चरर उर्दू गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ज़कूर महबूब नगर। प्यारे बच्चों, आज का हमारा मौजू है रुदात निगारी। रुदात निगारी के इस वीडियो सबक में मैं आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आइए सबक की शुरुआत करने से पहले हम ये जानते हैं कि रुदात निगारी कहते किसे हैं, रुदात के माने क्या है। प्यारे बच्चों, रुदात के कई माने हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक लफ्ज़ के कई माने हो सकते हैं, तो ये मैंने कुछ माने आपके सामने रखे हैं। रुदात के एक माने माजरा भी है, हालत, अहवाल, कैफियत, हकीकत, रिपोर्ट, सरगुज़िश्त, अदालत की कार्रवाई या वो तहरीर जिसमें कोई कार्रवाई दर्ज हो। अब आइए देखते हैं कि रुदात निगारी किसे कहते हैं। आपकी किताब में इसकी तारीफ भी बयान की गई है और इसके लिए जो ज़रूरी बातें हैं वो भी बयान की गई हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी तरफ से इसकी तारीफ समझाना चाहता हूँ। रुदात निगारी किसे कहते हैं? रुदात निगारी से मुराद किसी तकरीब, जलसे, मेले, हादिसे या किसी मंजर का आंखों देखा हाल जूं का तो कागज़ पर तहरीर करके पेश करना रुदात निगारी कहलाता है। रुदात निगारी को हम किसी तकरीब या वाक़या का जायज़ा भी कह सकते हैं। अंग्रेज़ी में इसे रिपोर्ट कहा जाता है। बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि रुदात निगारी से मुराद कोई भी तकरीब या जलसा हो, उसका जो आंखों देखा हाल होता है उसको अगर बयान किया जाए तो उसे रुदात निगारी कहते हैं। आइए अब सबक की शुरुआत करते हैं। रुदात निगारी, हम रोज़ाना कुछ ना कुछ वाक़यात देखते हैं। घर में होने वाली कोई तकरीब, कॉलेज या किसी सरकारी इदारे में होने वाला कोई इजलास, किसी तफरीही मुकाम की सैर या रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाला कोई वाक़या या हादसा अक्सर हमारे मुशाहदे में रहता है। उर्दू अदब के तालिब इल्म के लिए लाजमी है कि वो अपनी ज़बान दानी पर अबूर रखे और रोज़मर्रा पेश आने वाले वाक़यात, हादिसात या किसी तकरीब की रुदात लिखने के फ़न से वाकिफ़ हो। इम्तिहानात में भी अक्सर तलबा को किसी तकरीब की रुदात लिखने के लिए कहा जाता है। तालिब इल्म को जानना चाहिए कि रुदात निगारी क्या है, ये मज़मून नवीसी से किस तरह अलग है और अच्छी रुदात लिखने के लिए किन अवामिल का सीखना ज़रूरी है। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि हम रोज़ाना कुछ ना कुछ वाक़यात देखते हैं। कभी घर में कोई तकरीब होती है, शादी, ब्याह या उसके अलावा कोई सरकारी इदारे में कोई इजलास होता है या कोई तफरीही मुकाम पर हम अगर जाते हैं सैर के लिए, तो हम कुछ ना कुछ वाक़यात देखते हैं या कोई हादसा अपनी आँखों से देखते हैं। उस तरह के वाक़यात या हादसा को जब लिखा जाता है तो उसे रुदात निगारी कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। आम तौर पर रुदात किसी वाक़ये या हादसे की मुख्तसर, जामे और मौजू से मुताल्लिक़ तहरीर होती है जो एक ख़ास मकसद के लिए मखसूस क़ारीन की खातिर लिखी जाती है। ये हक़ाइक़ पर मबनी तफ़सील होती है जिसमें किसी मसले की वज़ाहत की जाती है, इसके अहम नुकात बयान किए जाते हैं और एक तयशुदा ढांचे के मुताबिक वाज़ेह अंदाज में लिखी जाती है। सहाफ़ती ज़बान में क्या, क्यों, कहाँ, किसे और कब वगैरह के जवाबात लिखते हुए एक ख़बर तैयार की जाती है। इसी तरह रुदात निगारी में भी किसी तकरीब, वाक़े या हादिसे की तफ़सीलात इस तरह जामे अंदाज में पेश की जाती हैं कि क़ारी को इस मौजू पर भरपूर मालूमात मिल जाए। आजकल बड़े पैमाने पर तक़रीब का इनेकाद अमल में आ रहा है और तक़रीब करने वाले चाहते हैं कि इस तक़रीब की रुदात अखबारात और रसायल में शाये हो, टेलीविज़न पर इससे मुताल्लिक़ रिपोर्ट पेश हो। इसलिए रुदात निगारी का फ़न अहमियत का हामिल है और रुदात लिखने वालों की पेशा वाराना अहमियत बढ़ती जा रही है। बच्चों, हमने पढ़ा कि आम तौर पर किसी वाक़ये या हादसे की मुख्तसर, जामे और मौजू से मुताल्लिक़ तहरीर होती है। यानी रुदात निगारी किसी भी वाक़ये या हादसे की मुख्तसर और जामे और मौजू से मुताल्लिक़, यानी आप जो कहना चाहते हैं उसी को आप रुदात के तौर पर बयान कर सकते हैं। गैर ज़रूरी बातों को उसमें बयान नहीं किया जाता।
जैसा कि सहाफ़त में क्या, क्यों, कहाँ, किसे और कब जैसे सवालात होते हैं, उसी तरह से रुदात निगारी में भी किसी वाक़े या तक़रीब में इन तमाम तफ़सीलात को बयान किया जाता है कि ये वाक़या कहाँ पेश आया, कब पेश आया, कहाँ पेश आया, कैसे और कब पेश आया। ये तमाम चीज़ें रुदात निगारी में बयान की जाती हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा कि तक़ारीब का जब इनेक़ाद अमल में लाया जाता है, जो लोग तक़रीब करते हैं वो चाहते हैं कि उसकी ख़बर अखबारात में छपे या टेलीविज़न पर इसके मुताल्लिक़ रिपोर्ट पेश की जाए। तो रुदात निगार वही काम करता है कि उस तक़रीब या इजलास का जो तमाम हाल होता है, जो आंखों देखा हाल होता है, उसको वो बयान करता है। अब आइए हम पढ़ते हैं कि रुदात निगारी के लवाजिम क्या हैं। रुदात निगारी लिखने के लिए किन किन अहम बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। रुदात निगार को सबसे पहले किसी वाक़े का बज़ाते खुद मुशाहदा करना लाज़मी है। वो किसी की वो किसी और की सुनी सुनाई बातों पर भरपूर और जामे रुदात नहीं लिख सकता। यानी अगर कोई रुदात लिख रहा है तो उसे उस वाक़े यानी उस तक़रीब में खुद शरीक होना ज़रूरी है। किसी की सुनी हुई बातों या आधी अधूरी बातों पर वो रुदात नहीं ले सकता, उससे गलतफ़हमी होने का अंदेशा होता है। अगर वो पहले से तय कर ले कि वो किसी तक़रीब या इजलास की रुदात लिखना चाहता है तो इसे चाहिए कि उस तक़रीब या इजलास में शरीक रहे। यानी जो रुदात लिखना चाहता है और वो अगर किसी ख़ास तक़रीब या इजलास की रुदात लिखना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो उस तक़रीब में पहले से ही वहाँ शरीक हो और उसे तय कर ले कि वहाँ उस तक़रीब में शरीक रहेगा और तमाम अहवाल को अपनी रुदात में बयान करेगा। रुदात निगार को चाहिए कि अपने साथ कागज़ कलम रखे और अहम बातों को नोट करता जाए। बच्चों, ऐसा नहीं कि हर बात को नोट किया जाए, सिर्फ अहम बातों को ही नोट करना ज़रूरी है, गैर ज़रूरी बातों को नोट नहीं करना चाहिए। और जब रुदात लिखे तो इस तरह जामे अंदाज में लिखे कि जो लोग इस तक़रीब या इजलास में शरीक नहीं थे उन्हें ये एहसास हो कि वो खुद इस तक़रीब में शरीक थे। यहाँ एक अहम बात यहाँ लिखी गई है कि अगर कोई रुदात लिख रहा है तो इस अंदाज में लिखे कि पढ़ने वाला ये समझे, उसको ऐसा महसूस हो कि वो भी इस तक़रीब में शरीक था। जब वो उस रुदात को पढ़े और उसको ऐसा महसूस हो कि वो आँखों से अपनी उस तमाम तक़रीब को देख रहा है। रुदात निगारी के लिए ज़बान व बयान पर अबूर होना ज़रूरी है। सादा और सलीस ज़बान में रुदात लिखी जाए। रुदात अगर कोई लिख रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ज़बान पर कामिल अबूर हासिल हो और अल्फाज ऐसा नहीं कि ज़बान व बयान का ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल उसमें किया जा रहा है, पढ़ने वालों को अल्फाज समझ में ना हो, लेकिन इसलिए सादा और सलीस ज़बान में रुदात लिखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रुदात में गैर जानिबदारी ज़रूरी है। रुदात में गैर जानिबदारी ज़रूरी है। रुदात निगार अपने तौर पर ऐसी बातें शामिल ना करे जो असल में इस तक़रीब या इजलास में पेश ही ना आई हो। इसी तरह अगर किसी इजलास की रुदात लिखी जा रही हो तो इसमें मुक़र्रिरीन ने जिन ख़यालात का इजहार किया है इसमें रुदात निगार जोड़ तोड़ ना करे और असल बातों को ही पेश करे। बच्चों, यहाँ पे एक और अहम बात का जिक्र किया जा रहा है कि अगर कोई किसी तक़रीब या इजलास की रुदात निगारी लिख रहा है तो उसे चाहिए कि गैर जानिबदारी के साथ, यानी कि एक तरफा बात ना करे और अपनी तरफ से कोई भी बात शामिल ना करे। जो बातें उस इजलास या तक़रीब में पेश आई हों उसी को वो बयान करें और अगर उस तक़रीब या इजलास के कोई मेहमान ख़ुसूसी हैं, उन्होंने अगर अपने ख़यालात का इजहार किया है तो उनको जो का तो बयान करे, उसमें कोई तब्दीली ना करे। इसी तरह किसी हादसे की तफसील लिखी जा रही हो तो इस हादसे के जाए वक़ू यानी वो हादसा कहाँ पेश आया और पेश आए वाक़े की तफसीलात वाज़ेह अंदाज में पेश की जाए। इस तरह बच्चों लिखते हैं आगे कि अगर एक तक़रीब या इजलास की रुदात जिस तरह लिखी जा रही है, उससे अगर किसी हादसे की तफसील लिखी जा रही हो तो वो हादसा कहाँ पेश आया, कब पेश आया, कैसे पेश आया, उसकी तफसीलात वाज़ेह अंदाज में पेश की जाए। ऐसा नहीं कि पूरी तफसीलात में वो इतना डूब जाए कि गैर ज़रूरी बातों को पेश करे, ये गलत होगा। रुदात निगारी एक फ़न है। यहाँ पर लिखा गया है कि रुदात निगारी एक फ़न है। अगर तलबा इस फ़न पर अबूर हासिल करते हैं तो उन्हें उर्दू अखबारात में बहैसियत रिपोर्टर मुलाजिमत के मौक़े मिल सकते हैं। यानी अगर हम इस रुदात निगारी में फ़न हासिल करना, उस फ़न पर अबूर हासिल करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि कोई भी तक़रीब जब हम देखते हैं या कोई इजलास में शरीक होते हैं तो हमें चाहिए कि कागज़ कलम अपने साथ रखें और उस इजलास या तक़रीब में पेश आने वाले तमाम वाक़यात को तरतीब के साथ, तसलसल के साथ बयान करें, गैर ज़रूरी चीज़ों से गुरेज करें और सादा अल्फाज में उस वाक़े या इजलास की रिपोर्ट पेश करें। रुदात निगारी के फ़न पर अबूर हासिल करने के लिए तलबा को चाहिए कि वो अखबारात और उर्दू रसाइल का पाबंदी से मुतालिया करें। एक और बात यहाँ पे बयान की गई कि अगर आप
इस फ़न पर अबूर हासिल करना चाहते हैं तो आपको रुदात लिखनी चाहिए। इससे आगे चलकर मुस्तक़बिल में मुलाज़मत के मौक़े भी फ़राहम हो सकते हैं। उसके अलावा इस फ़न पर अबूर हासिल करने के लिए तलबा को चाहिए कि वो अखबारात और रसाइल का पाबंदी से मुताला करें, क्योंकि उसमें जो रिपोर्ट शाये होती है, जो खबरें शाये होती हैं, जो रुदात शाये होती हैं, उसको अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी वो सलाहियत पैदा हो सकती है। तकारीब में शिरकत करें और इनकी रुदात लिखकर अखबारात और रसाइल में शाया कराने की कोशिश करें। लिहाजा हमें चाहिए कि तकारीब में शिरकत करते हुए उनकी रुदात लिखें और कोशिश ये करें कि उन्हें अखबारात को भेजें और रसाइल को भेजकर उन्हें शाया करवाने की कोशिश करें। इससे हमारे अंदर सलाहियत पैदा हो सकती है। और आज के इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में हर चीज़ मुमकिन है। आप घर बैठे ईमेल एड्रेस पर किसी भी अखबार या रसाइल तक आप अपनी रुदात या मजमून भेज सकते हैं। आइए अब रुदात निगार के मुताल्लिक़ चंद अहम बातों पर नज़र डालते हैं। रुदात लिखने वाले को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो जिस वाक़ये या हादिसे की रुदात लिख रहा है, इसे पूरी तरह वाक़फ़ियत हासिल करे और मुकम्मल मुशाहिदे के बाद रुदात लिखे। दूसरों से सुनी हुई आधी अधूरी बातों की रुदात ना लिखे। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि चंद अहम बातें आपके लिए दोबारा याद दिला रहा हूँ कि रुदात लिखने के लिए किन किन चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात है कि आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप जिस वाक़ये या हादसे की रुदात लिखना चाहते हैं, उसके ताल्लुक से आप पूरी मुकम्मल वाक़फ़ियत हासिल करें और उसके बाद ही कलम उठाएँ। यानी अगर आप किसी तकरीब में शरीक थे तो आपको उस हिसाब से रुदात लिखनी है। आप फ़र्ज़ कीजिए कि आप उस इजलास या तकरीब में शरीक नहीं थे, सिर्फ लोगों की सुनी हुई दूसरों की बात को अगर आप सुन लें और आधी अधूरी बातों को बयान करेंगे तो वो रुदात मुकम्मल ना होगी, उसमें गलतफ़हमी होने का खदशा होता है। दूसरी अहम बात, रुदात लिखने वाला अगर किसी तकरीब या जलसे की रुदात लिखना चाहता है तो इसे खुद इस जलसे या तकरीब में शरीक होना चाहिए और गहरे मुशाहिदे के बाद उम्दा अल्फाज के इस्तेमाल से रुदात लिखनी चाहिए। बच्चों, दूसरी अहम बात यह है कि अगर आप किसी तकरीब या जलसे की रुदात लिखना चाहते हैं तो इस जलसे में खुद आपको शरीक होना ज़रूरी है। इससे आपके अंदर एक सलाहियत ये पैदा होगी कि आप खुद उस तमाम इजलास या तकरीब का मुशाहदा करेंगे और आपको उसकी तमाम तफसीलात खुद ब खुद मिल जाएंगी। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आप ज़बान पर उबूर रखते हैं तो आप एक उम्दा अल्फाज के इस्तेमाल से रुदात लिख सकते हैं। तीसरी अहम बात है, रुदात इस अंदाज में लिखे कि पढ़ने वाले को ये महसूस हो कि वो खुद भी इस तकरीब में शरीक था। प्यारे बच्चों, तीसरी एक अहम बात यह है कि आप रुदात को इस अंदाज में लिखने की कोशिश करें कि पढ़ने वाला यानी जो क़ारीन होते हैं, पढ़ने वाले, उनको ऐसा महसूस हो कि वो भी खुद इस तकरीब में शरीक थे। यानी इस तकरीब या जलसे की तफसीलात इस तरह बयान करें कि पढ़ने वालों को ऐसा महसूस हो कि वो भी वहाँ पर शरीक था। चौथी बात यह है कि एक दिलचस्प और उम्दा रुदात लिखने के लिए रुदात निगार को ज़बान पर उबूर रखना ज़रूरी है, लेकिन सादा अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि अगर एक रुदात लिखनी है और एक उम्दा रुदात लिखनी है तो ज़बान पर उबूर रखना भी ज़रूरी है। तमाम बातों के अलावा ज़बान पर उबूर रखना भी ज़रूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करें और पढ़ने वाले को उन अल्फाज के माने समझ में न आए तो आपकी रुदात बेकार हो जाएगी। लिहाजा ज़बान पर उबूर रखना ज़रूरी है, इसलिए कि आप वाक़ियात की तमाम तफसीलात एक तरतीब के साथ बयान कर सकें और मुख्तसर और जामे अंदाज में इसको लोगों को समझा सकें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी भी ये भी है कि आपको सादा अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए पाँचवीं अहम बात पर गौर करते हैं। रुदात लिखते वक्त पूरी गैर जानिबदारी से लिखना चाहिए। किसी की एक तरफा तारीफ या कोई एक तरफा बात नहीं करना चाहिए। कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं बयान करनी चाहिए, जो सच है वही बयान करना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप किसी वाक़ये की रुदात लिख रहे हैं तो इसमें एक जानिब यानी किसी की एक तरफा तारीफ नहीं करनी चाहिए, यानी किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बयान करना चाहिए, जो सच है वही बयान करना चाहिए। रुदात में ईमानदारी ज़रूरी है। रुदात निगार अपने तौर पर ऐसी बातें शामिल ना करें जो असल में इस तकरीब या इजलास में पेश ही ना आई हों। यानी अगर कोई रुदात लिख रहा है किसी वाक़ये की तो रुदात निगार को चाहिए कि वो ईमानदारी से रुदात लिखे, यानी अपनी तौर पर ऐसी बातें शामिल ना करे या उनका इजाफा ना करे जो असल में उस वाक़ये या तकरीब में पेश ही ना आई हों। यानी अगर कोई मेहमान खुसूस है, उन्होंने कुछ और कह दिया और रुदात निगार अपनी तरफ से कुछ और बयान कर दे या उसमें कुछ इजाफा कर दे तो वो गलत होगा। लिहाजा रुदात निगार को चाहिए कि वो ईमानदार रहे। किसी जलसे की रुदात बयान करते वक्त मेहमान खुसूसी की तकरीर या ख़यालात को जो का तो बयान करना चाहिए। इस बयान में कोई भी तब्दीली नहीं करनी चाहिए।
बच्चों, अगर आप किसी जलसे की रुदात बयान करते हैं और वहाँ पर कोई मेहमान खुसूसी है, तो उनकी जो तकरीर है या ख्यालात है, आप उनको जू का तो बयान करें। यानी रुदात लिखते वक्त अगर कोशिश करें तो उनको इन्वर्टेड कामत में आपको कोट करने की कोशिश करें। तो लिहाजा इससे ये होगा कि वो जो अल्फाज हैं वो उन्हीं के कहे हुए हैं, ये बात वहाँ पर वाज़ेह हो जाती है। एक और अहम बात की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर किसी हादसे की तफसीर लिखी जा रही हो, अब तक हमने देखा कि किसी तकरीब या इजलास की अगर रुदात लिख रही है, लेकिन किसी हादसे की तफसीलात लिखी जा रही हो, तो इस हादसे के पेश आने की वजूहात को वाज़ेह अंदाज में बयान करना चाहिए। यानी अगर आप किसी हादसे की तफसीलात बयान कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल शुरुआत से लेकर आखिर तक हर चीज़ अगर आप बयान कर रहे हैं हादसे के ताल्लुक से, तो उससे तवालत हो जाएगी, तवील हो जाएगा, पढ़ने वाले को उकताहट महसूस होगी। आपको कम से कम अल्फाज में आपको तमाम वाक़े या हादसे की तफसीलात बयान करनी चाहिए, जिसको पढ़ने के बाद पढ़ने वाले को यानी क़ारीन को उस वाक़े से जल्द तमाम मालूमात हासिल हो जाएँ। इख्तिसार को भी मलहूज़ रखना चाहिए। इख्तिसार को भी मलहूज़ रखना होता है। कामयाब इत्तला वही समझी जाती है जो कम से कम अल्फाज में बयान कर दी जाए, और बेहतरीन इत्तला वही होती है जो जिसमें मुताल्लिक़ात को ज़ाहिर करने के लिए वज़ाहत के दौरान भी इख्तिसार से काम लिया जाए। प्यारे बच्चों, मैंने अभी कहा था कि अगर आप किसी वाक़े की रुदात लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको कम से कम अल्फाज में उस वाक़े को बयान करना है, और एक कामयाब इत्तला वही है जिसमें आपको कम से कम अल्फाज में एक उस तमाम वाक़े की इत्तला दी जाए, और वो इत्तला कैसी हो कि उसमें मुख्तसर तौर पर तमाम तफसीलात फराहम की जाए। एक और अहम बात है, रुदात निगारी के लिए ज़रूरी है कि मौजू से मुताल्लिक़ असल और सच्ची बातों को बड़े सादा अंदाज में बयान किया जाए। उसके बाद एक और अहम बात है, वाक़यात की तरतीब और तसलसल का ख्याल रखना चाहिए। एक अहम बात है कि अगर आप किसी वाक़े या हादिसे या इजलास या तकरीब की रुदात लिख रहे हैं, तो उसमें जो वाक़यात पेश आए शुरू में, अगर फ़र्ज़ कीजिए आप किसी इजलास या जलसे की रुदात लिख रहे हैं, तो उसमें पहले जलसे की शुरुआत किस तरह से हुई। अगर कोई जलसा है जिसमें कलाम पाक से शुरुआत की गई हो, तो आपको उस तरह से आप जब उसकी रुदात लिखेंगे तो आपको भी उसी से शुरुआत करनी है। उसके बाद कौन सा मरहला पेश है, उसके बाद कौन सा मरहला पेश है, मेहमान खुसूसी के बाद किन किन प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया गया, तमाम चीज़ों को जिस तरह तमाम चीज़ों का इनेकाद अमल में लाया गया, यानी वाक़यात पेश है, उसी तरह आपको रुदात निगारी में भी वाक़यात की तरतीब और तसलसल का ख्याल रखना ज़रूरी है। एक और अहम बात है, रुदात में गैर ज़रूरी और गैर अहम तफसीलात को शामिल नहीं करना चाहिए। यानी अगर आप किसी वाक़े या हादसे की रुदात लिख रहे हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसी को आप बयान करना चाहिए। गैर ज़रूरी चीज़ों को और गैर अहम तफसीलात को आप शामिल करेंगे तो उससे वो रुदात तवील हो जाएगी, और पढ़ने वाला उसको पढ़कर उकताहट महसूस करेगा। एक और अहम बात है, रुदात लिखने के बाद एक बार इसे अच्छी तरह ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक अहम बात है कि अगर आप किसी वाक़े या हादसे या तकरीब या इजलास की रुदात लिख रहे हैं, तो आप पूरी रुदात लिखने के बाद आपके लिए ज़रूरी है कि इसे आप आखिर में एक मरतबा अच्छी तरह पढ़ लें। कहीं अल्फाज की गलती हो सकती है, या कहीं जुमलों में गलती हो सकती है, या किसी वाक़े को बयान करने में कोई गलती हो सकती है, लिहाजा आपको उसे एक बार पढ़ लेना ज़रूरी है। रुदात का अंदाज़ बयान दिलचस्प और पुरअसर होना चाहिए। यानी आप अगर रुदात बयान कर रहे हैं किसी वाक़े की, तो उसका दिलचस्प और पुरअसर होना ज़रूरी है। रुदात निगारी एक फ़न है। अगर तलबा इस फ़न पर अबूर हासिल करते हैं तो उन्हें उर्दू अखबारात में बहैसियत रिपोर्टर मुलाजिमत के मौक़े मिल सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इस फ़न पर अबूर हासिल कर लें तो आपको आगे जाकर मुस्तक़बिल में मुलाजिमत के मौक़े फराहम हो सकते हैं। रुदात निगारी के फ़न पर अबूर हासिल करने के लिए तलबा को चाहिए कि वह अखबारात और उर्दू रसायल का पाबंदी से मुतालिया करें, तक़ारीब में शरीक हो जाएँ और उनकी रुदात निकल अखबारात और रसायल में शाया करवाने की कोशिश करें। बच्चों, मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि रुदात निगारी के ज़रिए आप सोच सकते हैं कि रुदात निगारी से क्या हासिल होगा। इससे यह हासिल होगा कि हम किसी भी वाक़या, हादिसे, जलसे वगैरह का आंखों देखा दूसरों तक बआसानी पहुँचा सकते हैं। यानी अगर आपको किसी खबर यानी किसी वाक़े की इत्तला दूसरों तक पहुँचानी है, तो आप इस के ज़रिए यानी रुदात निगारी के ज़रिए दूसरों तक इसका आंखों देखा हाल, यानी जिस तरह आपने देखा है उसी तरह आप लोगों को बयान करके उस तक उनको इत्तला पहुँचा सकते हैं। यहाँ पे आपकी किताब में रुदात निगारी की चंद मिसालें पेश की गई हैं। एक पहली है कि अगर आपके कॉलेज में कॉलेज डे की तक़रीब का इनेकाद हो तो उसकी रुदात किस तरह लिखी जाए। उसके बाद एक और मिसाल है
حیدرآباد کے کسی تفریحی مقام کی سیر کی روداد ہے تو وہ کس طرح لکھی جانی چاہیے. اس کے بعد ایک اور مثال ہے کسی سڑک حادثے میں حادثے کا شکار نوجوان دواخانے منتقل کرنے کی روداد ہے. یہ بھی آپ کی کتاب میں شامل ہے. اس کے بعد آپ کی کتاب میں 2 سوالات ہیں. کسی برتھ ڈے پارٹی کی روداد لکھیے. ایک اور ہے اپنے شہر میں یوم آزادی کی تقریب کی روداد لکھیے. کالج سے کسی تفریحی مقام کو جانے کی روداد آپ کی کتاب میں شامل ہے، لیکن اپنے شہر میں یوم آزادی کی تقریب کی روداد نہیں ہے. اس کے علاوہ برتھ ڈے پارٹی کی بھی روداد نہیں ہے. وہ میں نے یہاں پہ اضافہ کر دیا ہے جسے ہم ابھی پڑھیں گے. گورنمنٹ جونیئر کالج نظام آباد میں 25 فروری 2018 کو کالج تقریب کا انعقاد عمل میں آیا. کالج ڈے کے ضمن میں طلباء کے لیے تحریری و تقریری مقابلے، اسپورٹس اور دیگر پروگرام منعقد کیے گئے تھے. اردو میڈیم CEC اور HEC کے طلباء نے ان مقابلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. کرکٹ مقابلے میں اردو میڈیم CEC کی ٹیم نے تیلگو میڈیم HEC کی ٹیم کو شکست دی. اسی طرح شطرنج اور بیڈمنٹن مقابلوں میں بھی اردو میڈیم کے طلباء نے بہترین مظاہرہ کیا. کالج ڈے تقریب کالج کے آڈیٹوریم میں شام 4 بجے سے شروع ہوئی. تقریب کی مہمان خصوصی کی حیثیت سے رکن پارلیمان حلقہ نظام آباد نے شرکت کی. کالج کے پرنسپل اور انتظامی کمیٹی کے لوگ بھی تقریب کا حصہ تھے. تقریب میں طلباء نے کافی ڈسپلن کا مظاہرہ کیا. کالج پرنسپل نے کالج کی رپورٹ پیش کی. طلباء اور مہمانوں کی تقاریر کے بعد ڈانس اور سنگیت کے پروگرام ہوئے اور آخر میں مہمان خصوصی کے ہاتھوں کامیاب طلباء کو شیلڈ اور ٹرافیاں دی گئی. ہر گروپ میں سیر فہرست طلباء کو گولڈ میڈل عطا کیے گئے. تقریب کی کارروائی کو مقامی ٹیلی ویژن چینل نے براہ راست یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ کیا اور تقریب کے بعد طلباء نے کافی جوش و خروش سے اپنی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے گیت گائے اور رقص بھی کیا. رقص یعنی ناچ. مجموعی طور پر یہ ایک یادگار تقریب تھی. بچوں، ہم نے ابھی ایک مثال پڑھی ہے جس میں اگر آپ کے سوال آئے کہ کالج میں منعقدہ کالج ڈے کی تقریب کی روداد لکھیے تو آپ اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واقعات کو کس طرح تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ الفاظ کا کتنا سادہ استعمال کیا گیا ہے. اس میں مشکل الفاظ کوئی بھی نہیں ہے. ایک آدھ لفظ ہے جس کے میں نے آپ کو معنی بتائے ہیں کہ بالکل عام الفاظ ہیں جس کے ہم معنی بآسانی سمجھ سکتے ہیں. دوسری ایک مثال ہے روداد نگاری کی مثال دوسری ہے حیدرآباد کے کسی تفریحی مقام کی سیر کی روداد. یعنی اگر آپ کسی حیدرآباد کے شہر میں جو سیر و سیاحت کے لیے جو مقامات ہیں اس کا اگر آپ تفریحی دورہ کریں گے تو اس کو کس طرح لکھیں گے. حیدرآباد ریاست تلنگانہ کا دارالحکومت ہے اور سیر و سیاحت کے لحاظ سے عالمی سطح پر مقبول شہر ہے. یہاں دنیا بھر سے لوگ یہاں پر سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں. یہاں کے سیاحتی مقامات میں چار مینار، مکہ مسجد، گولکنڈہ، فلک نما پیلیس، فلم سٹی، سنو ورلڈ، گنبدان قطب شاہی اور دیگر مقامات ہیں. حیدرآباد میں ایک اور تفریحی مقام سالار جنگ میوزیم کی سیر سالار جنگ میوزیم بھی ہے. سرکاری جونیئر کالج کے طلباء نے اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کر سالار جنگ میوزیم کی سیر کی. 20 جنوری 2018 کو ہم سارے دیون کے طلباء اپنے کالج لیکچرر کے ہمرضا محبوب نگر سے حیدرآباد براہ بس روانہ ہوئے. راستے میں طلباء بیت بازی، انتاکشری کھیلتے ہوئے اور لطیفے سناتے ہوئے سفر کو خوشگوار بناتے رہے. ہم لوگ صبح 10 بجے سالار جنگ میوزیم پہنچے جو موسی ندی کے روبرو چار مینار سے قریب ہے. سالار جنگ میوزیم حیدرآبادی نظام کے وزیر اعظم کی جانب سے جمع کردہ نادر اشیاء کے ذخیرے پر مشتمل ہے. اس میوزیم میں نظام دور کے ہتھیار، لباس، قیمتی پتھر، تصاویر، مجسمے اور دیگر نوادرات شامل ہیں. میوزیم کی خاص بات ایک مجسمہ ہے جس میں ایک طرف سے مرد نظر آتا ہے تو دوسری طرف سے عورت. اسی طرح میوزیم میں توجہ کا مرکز ایک گھڑی ہے جس میں گھنٹے کے اختتام پر ایک چڑیا دروازہ کھول کر باہر نکلتی ہے اور ایک آدمی گھنٹے بجا کر اندر چلا جاتا ہے. میوزیم میں تصویر کشی منع ہے لیکن تاریخی اعتبار سے ان نوادرات کی تفصیل جاننے کا اچھا موقع حاصل ہوتا ہے. یہ تفریح ہماری معلومات میں اضافہ کا باعث رہی ہے. سڑک حادثے کی روداد کس طرح لکھی جا سکتی ہے. آج کل نوجوان بے ہنگم طریقے سے گاڑیاں چلا رہے ہیں. 15 فروری بروز پیر میں آٹو سے اپنے کالج جا رہا تھا. گاندھی چوک چوراہے کے قریب اچانک ایک نوجوان RTC بس کے آگے نکلنے کی کوشش میں بازو کی گاڑی سے ٹکرا گیا اور بس کے سامنے حادثے کا شکار ہو گیا. بس ڈرائیور چوکنا تھا. اس نے فوراً بریک لگائے لیکن نوجوان اپنی بائک سے گر گیا تھا. اس کے سر پر کافی چوٹیں آئیں. فوراً 108 گاڑی کو فون کیا گیا. 5 منٹ کے اندر گاڑی آ گئی اور زخمی نوجوان کو گاڑی میں بٹھا کر مرہم پٹی کے لیے سرکاری دواخانہ لے جایا گیا. اس نوجوان سے بات کر کے اس کے گھر والوں کو اطلاع دی گئی اور اس کی گاڑی کو پاس میں محفوظ طریقے سے کھڑا کر دیا گیا.
इस तरह के वाक़यात से नौजवानों को सबक लेना चाहिए और उसमें सफ़र में एहतियात करनी चाहिए। बच्चों, इस रुदात को पढ़ने के बाद हमें एक नसीहत भी मिलती है कि सड़क पर हमें किस एहतियात से गाड़ी चलानी है। आपके किताब में दो सवालात हैं। बर्थडे पार्टी की रुदात है। एक और सवाल है, अपने शहर में यौम आज़ादी की तकरीब की रुदात है। इन दोनों का मैंने यहाँ पर आपके लिए एक नमूना पेश किया गया है। मेरे भाई की बर्थडे 1 जून को थी। हर साल हम लोग घर में बच्चों की यौम पैदाइश पर बर्थडे पार्टी करते हैं। भाई साहब की यौम पैदाइश के ज़िमन में भी शाम के वक्त एक अच्छी सी पार्टी रखी गई। दरअसल रात 12 बजे ही सब भाई बहनों ने उन्हें बर्थडे की मुबारकबाद दे दी थी। 1 जून को शाम में घर में मेहमान जमा हुए, जिनमें करीबी रिश्तेदार और दोस्त अहबाब शामिल थे। घर के बड़े हाल को गुब्बारों और रोशनी से सजाया गया। बर्थडे के लिए खुसूसी केक मंगाया गया जिस पर भाई का नाम लिखा हुआ था। वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी और दीगर बुजुर्गों और ख़ानदान के लोगों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की और तोहफे भी दिए। केक खाने के बाद सब लोगों ने शाम का खाना खाया। बर्थडे पार्टी में नौजवानों और बच्चों ने काफ़ी धूम मचाई। इस तरह ये बर्थडे पार्टी खानदान के अफराद को एक जगह जमा होने का मौका बन गई है। बच्चों, हमने देखा कि आप भी बर्थडे पार्टी में शरीक होते हैं, तो आप भी इस तरह से उसकी रुदात अपने तौर पर लिख कर उसमें मशक कर सकते हैं। एक और आपके किताब में सवाल है, अपने शहर में यौम आज़ादी की तकरीब की रुदात लिखिए। उसको आप इस तरह लिख सकते हैं, महबूब नगर में यौम आज़ादी की तकरीब। हिंदुस्तान का यौम आज़ादी हर साल 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। इसी दिन हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। ये एक कौमी त्यौहार है जिसे बड़े एहतमाम और जोश खरोश के साथ मनाते हुए शहर महबूब नगर में भी 2020 को यौम आज़ादी की 2020 यौम आज़ादी जोश खरोश से मनाया गया। सरकारी इमारतों, स्कूल और कॉलेज में कौमी परचम लहराया गया और कौमी तराना जनगण मन खुशी से गाया गया। जिला कलेक्टर ने भी कलेक्टर ग्राउंड में परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी और पुलिस परेड का मुशाहिदा किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी तकरीर में शहर को साफ सुथरा रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। यौम आज़ादी के इस जश्न के मौके पर इनामात दिए गए और हरितहार प्रोग्राम का इनेकाद भी अमल में लाया गया। जश्न के अख्ताम पर तलबा में मिठाइयाँ तकसीम की गई। इस तरह शहर महबूब नगर में यौम आज़ादी की तकरीब अख्ताम को पहुँची। बच्चों, आपने देखा कि अगर आपके शहर में यौम आज़ादी की तकरीब की रुदात देखनी हो तो उसको हम किस तरह बयान कर सकते हैं। आप भी यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया की तकारीब में शिरकत करते हैं तो उन इजलास की आप रुदात लिखने की मशक कर सकते हैं। अब आइए खुलासा हम पढ़ते हैं। किसी वाक़े, हादसे, तकरीब, जलसे, तफरीही मुकाम या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आने वाक़े की तफसीलात को बयान करना रुदात निगारी कहलाता है। रुदात निगारी में तमाम तफसीलात को मुख्तसर अंदाज में इस तरह बयान किया जाता है कि पढ़ने वाले को पूरे वाक़े से मुकम्मल वाक़िफ़ियत हासिल हो जाती है। रुदात निगारी की ज़रूरत इसलिए है कि हम किसी वाक़े की सच्ची और सही तफसीलात अखबार के ज़रिए सब तक पहुँचा सकते हैं। इसे लिखते लिखते हमारे फ़न में पुख्तगी आती है और सहाफ़त में रोज़गार के मौक़े हासिल होते हैं। रुदात निगारी में अबूर हासिल करने के लिए इसके तमाम उसूलों की पाबंदी करनी चाहिए। बच्चों, सवालात आपकी किताब में दिए गए हैं। 2 बिट हैं। पहली बिट में आपको 3 सवालात दिए गए हैं। ये मुख्तसर सवालात हैं। पहला सवाल है, रुदात निगारी से क्या मुराद है। दूसरा सवाल है, रुदात निगारी के उसूल बयान कीजिए। तीसरा सवाल है, किसी बर्थडे पार्टी की रुदात लिखिए। इन तमाम तीनों सवालों के जवाब आपको इस वीडियो सबक में मिल जाएंगे। दूसरी बिट में भी आपको 3 सवाल दिए गए हैं, लेकिन ये तफसीली सवाल हैं। पहला सवाल है, रुदात निगारी की ज़रूरत और अहमियत बयान कीजिए। दूसरा सवाल है, काले से किसी तफरीही मुकाम को जाने की रुदात अपने अल्फाज में बयान कीजिए। और तीसरा सवाल है, अपने शहर में यौम आज़ादी तकरीब की रुदात लिखिए। अपने शहर में यौम आज़ादी की तकरीब की रुदात तहरीर कीजिए। प्यारे बच्चों, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो सबक में ही मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश आप ये करें कि इनसे हटकर अगर आप आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाक़यात की अगर आप रुदात लिखने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर वो सलाहियत पैदा हो सकती है कि आप एक अच्छी से अच्छी रुदात लिख सकते हैं, जिससे मुस्तक़बिल में आप एक रिपोर्टर के तौर पर सहाफ़त के मैदान में यानी जर्नलिज़्म में मुलाज़िमत हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। शुक्रिया।